जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरवा आपका इस चैनल पर स्वागत है। निकोबार द्वीप समूह के 4 अलग अलग द्वीपों से एक साथ एक ही आवाज़ उठी है। लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, कमोरता यानी नैनकाउरी और कच्छल द्वीप की जनजातीय परिषदों ने अंडमान निकोबार प्रशासन को लिखकर साफ कह दिया है कि चुनाव आधारित नई व्यवस्था नहीं चाहिए। उनके अपने शब्दों में यह व्यवस्था उनके समाज में चुनावी प्रतिद्वंदिता, फूट और टकराव लाएगी। पहली प्रतिक्रिया यही होगी, चुनाव तो लोकतंत्र की निशानी है, फिर इसका विरोध क्यों? यही सवाल आज के विश्लेषण की बुनियाद है और इसका जवाब समझने के लिए एक बात बहुत साफ समझनी होगी। आदिवासी समाज में नेतृत्व चुनाव से तय नहीं होता, चयन से होता है। दोनों शब्द सुनने में करीब हैं, लेकिन इनके पीछे की राजनीतिक सोच ज़मीन आसमान का फ़र्क रखती है। आज हम 3 सवालों के जवाब ढूंढेंगे। पहला, तो चुनाव की व्यवस्था आदिवासी समाज में आने से असल में क्या क्या नुकसान है। दूसरा, यह बाहरी ढांचा किस तरह एक एलियन सिस्टम बनकर समाज में दाखिल हो जाता है। और तीसरा, निकोबारी स्वशासन और इसके जरिए हर आदिवासी समाज की स्वशासन व्यवस्था को बचाने के लिए किन किन ठोस कदमों की ज़रूरत है। हालांकि हमारे यहाँ भी मानकी मुंडा सिस्टम तो है, लेकिन अंग्रेज़ों के द्वारा इसे भी खानदानी बना दिया गया है। अब कोल्हान में मानकी मुंडा के चयन में ग्राम सभा की भूमिका नहीं होती है। खानदान के बड़े बेटे या जो भी लड़का उपलब्ध है, भले वह योग्य हो या नहीं, बनाए जा रहे हैं, क्योंकि इस समय समाज मौन है। खैर, आगे बढ़ते हैं कि यह क्या मामला है। बात शुरू होती है 15 मई से, जब अंडमान निकोबार प्रशासन ने एक ड्राफ्ट नियम अधिसूचित किया। अंडमान और निकोबार द्वीप जनजातीय परिषद निर्वाचक नामावली तैयार करना और चुनाव संचालन नियम। मकसद बताया गया, निकोबारी गांवों को चुनाव क्षेत्रों में बांटना, जहां से चुने गए प्रतिनिधि एक बड़ी जनजातीय परिषद का गठन करेंगे। ड्राफ्ट में क्या क्या प्रस्तावित है, यह समझ लेना भी ज़रूरी है। हर गांव से 5 से 9 कैप्टन चुने जाएंगे। पूरे गांव की सीधी वोटिंग से द्वीप जनजातीय परिषद का चीफ कैप्टन तय होगा और गांव के फर्स्ट कैप्टन आपस में मिलकर वाइस चीफ कैप्टन चुनेंगे। इसके साथ डिलिमिटेशन यानी निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन, वोटर लिस्ट तैयार करना, महिलाओं के लिए नेतृत्व पदों में आरक्षण और हर 5 साल पर चुनाव, ये सब इस ड्राफ्ट का हिस्सा है। अब सवाल यह है कि यह ड्राफ्ट नियम किस कानून के तहत लाया गया है। यह 2009 के अंडमान निकोबार द्वीप जनजातीय परिषद रेगुलेशन के अंतर्गत है और इस रेगुलेशन में पहले से ही एक प्रावधान मौजूद है जो डिप्टी कमिश्नर को यह अधिकार देता है कि वे परिषद के किसी भी फैसले को सार्वजनिक व्यवस्था के लिए परेशानी बताकर रद्द कर सकें। यह बात आगे के विश्लेषण में बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। 30 दिन की आपत्ति विंडो इस हफ्ते बंद हुई और लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, कमोरता, नैनकाउरी और कच्छल की जनजातीय परिषदों ने आपत्ति पत्र भेजे हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी द्वीपों में आपत्ति दर्ज कराई है और अब प्रशासन ने 30 जून को श्री विजयपुरम में एक सार्वजनिक बैठक बुलाई है, जिसमें इन्हीं नियमों पर चर्चा होगी। चयन और चुनाव, इनमें मूल फ़र्क क्या है? निकोबारी समाज की बुनियादी सामाजिक इकाई है तुहेत, यानी संयुक्त परिवार। यही तुहेत व्यवस्था जमीन, संसाधन और सामाजिक पहचान का आधार है। कैप्टन व्यवस्था असल में इसी तुहेत ढांचे और बाहरी सरकार के बीच एक पुल का काम करती है। जैसे हमारे यहाँ मुंडामान की व्यवस्था जो गांव, समाज और बाहरी सरकार के बीच पुल का काम करती है। दिलचस्प बात यह है कि कैप्टन शब्द खुद कोई पारंपरिक निकोबारी शब्द नहीं है। इसकी शुरुआत 16वीं सदी में हुई, जब गुजरते हुए औपनिवेशिक जहाज़ों से बातचीत करने वाले निकोबारी खुद को कैप्टन कहने लगे। बाद में 19वीं सदी के अंत में अंग्रेज़ों ने अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए इस ढांचे को औपचारिक रूप दे दिया, यानी कैप्टन पद का नाम औपनिवेशिक मूल का है। लेकिन कैप्टन कौन बनेगा, यह तय करने की प्रक्रिया आज भी पूरी तरह सामुदायिक सहमति पर आधारित है। कहीं बुजुर्ग मिलकर फैसला लेते हैं, कहीं पर यह पद पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है खानदानी, और कहीं पर 5 साल पर समुदाय के भीतर ही आंतरिक रूप से नेतृत्व बदलता है। लेकिन यह कहीं भी पार्टी आधारित प्रतिस्पर्धा चुनाव नहीं है। एक और ज़रूरी बात, नैनकाउरी जैसे द्वीपों में निकोबारी समाज मातृवंशीय यानी मैट्रिलिनियल है, जहाँ नेतृत्व पुरुष और महिला दोनों के पास रहा है। रानी इस्लोन जैसी ऐतिहासिक नेतृत्वकर्ता इसका प्रमाण है। यह बात आगे के विश्लेषण में मायने रखेगी जब हम ड्राफ्ट में महिला आरक्षण के प्रावधान पर बात करेंगे।
अब इसे एक बड़े पैटर्न से जोड़ते हैं। यह सिर्फ निकोबार की बात नहीं है, झारखंड और छत्तीसगढ़ में हो और मुंडा समाज की माझी परगना और मानकी मुंडा व्यवस्था में भी यही सिद्धांत काम करता है। पहले ज़माने में नेतृत्व सर्वसहमति और सामाजिक भरोसे से तय होता था, बहुमत की प्रतिस्पर्धा नहीं थी। लेकिन अंग्रेज़ों ने चालाकी से अंग्रेज़ों का शासन को बनाए रखने के लिए मुंडा मानकियों को ही गांव में अपना एजेंट बना दिया, जिसके लिए इन पदों को खानदानी बनाया गया। लेकिन हमारी चर्चा चयन और चुनाव की है, तो निकोबार से लेकर छोटा नागपुर तक भारत के आदिवासी समाजों में चयन का यह सिद्धांत एक साझा राजनीतिक दर्शन है। चयन और चुनाव देखने में समान लग सकते हैं, लेकिन उनकी सामाजिक संरचना बिल्कुल अलग होती है। चयन सर्वसहमति आधारित होती है तो चुनाव बहुमत आधारित। चयन सहयोग पर आधारित है तो चुनाव प्रतिस्पर्धा पर आधारित है। चयन समुदाय केंद्रित है तो चुनाव व्यक्ति केंद्रित। चयन में सामाजिक उत्तरदायित्व है तो चुनाव में राजनीतिक उत्तरदायित्व है। चयन में सहमति से नेतृत्व तय होता है तो चुनाव में वोट से। यहाँ हमें यह समझना जरूरी है कि चुनाव में कोई जीतता है और कोई हारता है, लेकिन चयन में पूरा समाज एक साथ खड़ा होता है। चुनाव प्रतिनिधि पैदा करता है, चयन संरक्षक पैदा करता है। चुनाव से आदिवासी समाजों में क्या समस्याएं पैदा हो सकती है, आप क्या सोचते हैं? अब मूल सवाल पर आते हैं। आदिवासी समाज में बाहरी चुनावी व्यवस्था लागू होने से वास्तव में क्या क्या नुकसान हुए हैं या होते हैं? देखिए, पहला नुकसान, यह एक एलियन व्यवस्था है, यानी यह समाज की बनावट से मेल नहीं खाती। चुनावी राजनीति का तर्क है प्रतिस्पर्धा, प्रचार और बहुमत, लेकिन आदिवासी सामाजिक व्यवस्था का तर्क है सर्वसहमति, सामूहिक भरोसा और बुजुर्गों की निगरानी। जब यह दो तर्क टकराते हैं तो आदिवासी समाज इसमें फिट नहीं बैठता। और ज़रूरी नहीं कि यह आदिवासी समाज की कमी हो, यह सिर्फ इस बात का सबूत है कि व्यवस्था ही मेल नहीं खाती। जहाँ पहले पूरा गांव एक साथ निर्णय लेता था, वहाँ चुनाव लोगों को अलग अलग गुटों में बांट सकता है और बांट रहा है। परिवार, कुटुंब और टोले राजनीतिक खेमों में बंटने लगते हैं। दूसरा नुकसान, तुहेद व्यवस्था का विघटन। जब गांवों को वार्डों में बांटा जाता है तो यह सीमांकन प्रशासनिक भूगोल के हिसाब से होता है, तुहेद यानी संयुक्त परिवार समूहों के हिसाब से नहीं। नतीजा यह होता है कि एक ही तुहेद के सदस्य अलग अलग वार्डों में बंट सकते हैं, जिससे पारंपरिक राजनीतिक इकाई ही कमज़ोर पड़ जाती है। हमारे यहाँ भी वार्ड में गांव को बांट दिया गया है। अब राज्य द्वारा बनाई गई संस्थाएं अधिक शक्तिशाली हो गई हैं, तो पारंपरिक ग्राम सभा, माझी परगना, मानकी मुंडा या अन्य स्थानीय संस्थाओं की भूमिका कम हुई है। इसके परिणाम स्वरूप समुदाय अपनी निर्णय लेने की क्षमता खो रही है। तीसरा नुकसान क्या है? खुद परिषदों के शब्दों में प्रतिद्वंदिता और फूट। छोटे द्वीप समुदायों में जहां हर कोई एक दूसरे को पीढ़ियों से जानता है, वहां प्रतिस्पर्धी चुनाव अक्सर पुराने रिश्तों में दरार डाल देते हैं। चुनाव हार जीत में बढ़ जाता है, जबकि पारंपरिक व्यवस्था में फैसला सामूहिक होता है, इसलिए कोई हारता नहीं। चौथा नुकसान, यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, असली ताकत अब भी प्रशासन के हाथ में ही रहती है। याद रखिए, 2009 के रेगुलेशन के तहत डिप्टी कमिश्नर को परिषद के किसी भी फैसले को रद्द करने का अधिकार पहले से मौजूद है। यानी चुनाव से नेतृत्व चुनने का तरीका बदल जाएगा, लेकिन फैसला लेने की असली शक्ति वहीं रहेगी जहां पहले थी, प्रशासन के पास। यह ठीक वैसी ही स्थिति है जो पेशा कानून के तहत मुख्य भूमि की ग्राम सभाओं के साथ है, जहां ग्राम सभा को कानून में स्वायत्त संस्था बताया जाता है, लेकिन व्यवहार में वह प्रशासन के निर्णय की पुष्टि करने वाली संस्था बनकर रह जाती है। चुनाव की औपचारिकता आ जाती है, लेकिन सत्ता का चरित्र क्रिटिकल यानी सर्वोच्च नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव यानी अधीनस्थ ही बना रहता है। आप मेरे इस वीडियो में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं कि क्यों पेशा कानून कमज़ोर है। पांचवा नुकसान है राजनीतिक अर्थव्यवस्था का सवाल है। यह ड्राफ्ट उस समय आया है जब ग्रेट निकोबार द्वीप पर 91,000 करोड़ रुपए की विशाल परियोजना चल रही है। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एयरपोर्ट और टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर। कई तटीय और जनजातीय नेताओं को संदेह है कि निश्चित अवधि वाले औपचारिक रूप से निर्वाचित कैप्टन पारंपरिक रूप से सामुदायिक भरोसे से स्थापित बुजुर्ग कैप्टन से ज़्यादा आसानी से बातचीत और दबाव के दायरे में आ सकते हैं। यह आरोप अभी साबित नहीं है, लेकिन टाइमिंग खुद एक सवाल बन जाती है। छठा नुकसान महिला आरक्षण का विरोधाभास है।
ड्राफ्ट में महिलाओं के लिए नेतृत्व पदों का आरक्षण एक प्रगतिशील कदम जैसा दिखता है, लेकिन जैसा हमने पहले देखा, नैन कौरी जैसे मातृवंशीय निकोबारी समाजों में महिलाएं पहले से ही ऐतिहासिक रूप से नेतृत्व करती रही है। बाहर से थोपा गया आरक्षण अगर तुहित के भीतर मौजूद महिलाओं की पहले से चली आ रही भूमिका को मान्यता नहीं देता, तो यह सुधार के नाम पर एक नई बाहरी सांचे में महिला नेतृत्व को सीमित करने का खतरा भी रखता है। सातवां नुकसान 5 साल के निश्चित अवधि का बंधन है। पारंपरिक व्यवस्था में नेतृत्व समुदाय के भरोसे और ज़रूरत पर टिका होता है, किसी घड़ी की सुई पर नहीं। एक तय समय सीमा में बांध देने से वह लचीलापन खत्म हो जाता है जो सदियों से इस व्यवस्था की पहचान रहा है। और अंत में इन सब नुकसानों का सबसे ज़रूरी निष्कर्ष, अगर यह नई व्यवस्था व्यवहार में असफल होती दिखे तो इसका मतलब हरगिज यह नहीं कि आदिवासी समाज प्रजातंत्र निभाने में अक्षम है। इसका सीधा मतलब है कि यह व्यवस्था ही आदिवासी सामाजिक ताने बाने से मेल नहीं खाती। असफलता ढांचे की है, समाज की नहीं। तब स्वशासन बचाने के लिए ज़रूरी कदम, फिर उसका रास्ता क्या है? सिर्फ विरोध से बात नहीं बनेगी, कुछ ठोस कदम सुझाने की ज़रूरत है। तुहित व्यवस्था को औपचारिक मान्यता मिलना चाहिए। निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा प्रशासनिक भूगोल के बजाय तुहित यानी संयुक्त परिवार समूहों के आधार पर खींची जाए ताकि पारंपरिक सामाजिक इकाई बनी रहे। सच्चे अर्थों में सलाह मशविरा हो। 30 दिन की औपचारिक आपत्ति विंडो काफ़ी नहीं है। नियम बनने से पहले ही हर गांव में खुली बैठकें होनी चाहिए। प्रशासनिक वीटो की भी समीक्षा होनी चाहिए। 2009 रेगुलेशन के तहत डिप्टी कमिश्नर के परेशानी वाले व्यापक वीटो अधिकार को सीमित करना होगा, नहीं तो चुनाव सिर्फ ऊपरी दिखावा बनकर रह जाएगा। विकास परियोजनाओं को परिषद सुधार से अलग रखना होगा। ग्रेट निकोबार जैसी परियोजनाओं की मंजूरी प्रक्रिया और परिषद सुधार की प्रक्रिया संस्थागत रूप से अलग हों ताकि भरोसा बने। सुधार की कमान समुदाय के हाथों में फेडरेशन ऑफ ट्राइबल काउंसिल ऑफ निकोबार जैसी मौजूदा संस्था की अगुवाई में बदलाव का खाका बने, बाहर से थोपने के बजाय। मुख्य भूमि के अनुभव से सीखना भी पड़ेगा, जैसे कि पेशा कानून के अंतर्गत ग्राम सभा की क्रिटिकल बनाम एडमिनिस्ट्रेटिव बहस से निकोबार बहुत कुछ सीख सकता है। अब इसकी बड़ी तस्वीर की बात करें तो यह सिर्फ निकोबार की बात नहीं है। अगर आप झारखंड, उड़ीसा या छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं तो यह कहानी आपको जानी पहचानी लगेगी। यह वही पैटर्न है जो हमने पेशा कानून के अंतर्गत ग्राम सभा को लेकर, मान की मुंडा व्यवस्था को लेकर और छठी अनुसूचित क्षेत्रों की स्वायत्तता को लेकर बार बार देखा है। लोकतंत्रीकरण के नाम पर एक बाहरी प्रशासनिक ढांचा थोप दिया जाता है, जबकि असली फैसला लेने की ताकत प्रशासन के हाथ में ही बनी रहती है। द्वीप अलग है, राज्य अलग है, कानून अलग है, लेकिन पैटर्न एक ही है। असली लोकतंत्रीकरण का मतलब यह नहीं कि हर समाज एक ही चुनावी टेम्पलेट कॉपी पेस्ट करके दे दिया जाए उन्हें। असली लोकतंत्रीकरण का मतलब है जो सर्वसहमति वाली व्यवस्था सदियों से काम कर रही है उसका सम्मान करना और उसे मिटाने के बजाय उसे और मजबूत करना। 30 जून को श्री विजयपुरम में होने वाली बैठक इस दिशा में एक अहम मौका है और इस बहस पर आपकी राय भी जरूरी है। आप सभी निकोबारी आदिवासियों की समस्याओं के मद्देनज़र अपनी बात संबंधित शासन तक पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि हर एक चिंता पैदा करने वाली आवाज़ों को सुना जाना जरूरी है। अगर यह विश्लेषण आपको उपयोगी लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपके इलाके में चैन की कौन सी पारंपरिक व्यवस्था अब भी जिंदा है। जोहार।